Okay. Welcome to English classes. Today we are studying passive voice, and in passive voice we are on the last stage of the tense. कल हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव में बदलना सीखा था। आज हम फ्यूचर टेंस के दो पार्ट्स होते हैं और इन दो पार्ट्स को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे सीखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में ये पैटर्न होता है ऑलरेडी। सब्जेक्ट के बाद विल शैल यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है, देन मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंडेफिनिट के वाक्यों को पैसिव में बदलना हो तो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स को बारो करते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद होगा, टेंस चैप्टर में पढ़ाते समय मैंने बताया था विल बी और शैल बी वहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। अब इस नियम के अकॉर्डिंग और बेसिक रूल जो है पैसिव वॉइस के ट्रांसलेट करने के, तो उनके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, मतलब रूल वन या चेंज वन ये है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपना अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं। रूल टू, हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस की मूल क्रिया है विल शैल, वो तो सस्टेनेबल रहती है। इसके बाद एडिशनल इसमें बी बढ़ जाता है, बस ये दूसरा चेंज हुआ। तीसरा चेंज, आप एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, लेकिन पैसिव में एज यूजुअल हमेशा की तरह आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एंड देन जस्ट अ मिनट, एंड देन कम्स द preposition which will be followed by subject। इसके बाद प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के पीछे सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इस नियम से आइए हम देखें, जैसे मैं कहूं एग्जांपल के रूप में, आई शैल टीच यू हिस्ट्री, मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। ओके, या फिर हम कहें कि दे विल स्कोर 50 runs today। Okay, now we are to convert or transform these sentences from active to passive voice as per rule। Let us see how can you translate, कैसे आप बना सकते हैं। आप बताएंगे, कोशिश करेंगे। I shall teach you history, तो एज पर द रूल हमारा ऑब्जेक्ट यू है, लिविंग ऑब्जेक्ट होने की वजह से हम यू को यहाँ सब्जेक्ट से एक्सचेंज कर लेते हैं। यू के साथ हमारी जो वर्ब है वो विल फॉलो होती है, बी कॉमन है यहाँ, यू विल बी। टीच का थर्ड फॉर्म हमें मिलेगा टॉट, टीच टॉट टॉट, यू विल बी टॉट। क्या पढ़ाया जाएगा आपको, तो आप देखेंगे यू विल बी टॉट हिस्ट्री, और किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे अब बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट रूप, तो वहां जाके मी हो जाएगा। दिस इज नाउ द सेकेंड एग्जांपल इज देयर, दे विल स्कोर 50 रन्स टुडे। आप वे लोग आज 50 रन स्कोर करेंगे या बनाएंगे। ठीक है, इसका अनुवाद जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 50 रन्स को आप यहां पे पहले लिखेंगे, विल बी स्कोर्ड, स्कोर में थर्ड फॉर्म स्कोर्ड टुडे बाय, और दे को हम देम से चेंज करते हैं। This is 50 runs will be scored today by them। Do you understand? I think you don't have any complex situation, isn't it, regarding this topic? You can easily solve it, ना? तो हाँ,
provided that you must be knowing the basics of tense. As I have already told you, subject, will, shall, main verb, object, these are the basics of tense, future tense, future indefinite tense. And if you know this na, तो आई taught you यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे और सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी. This one is the rule 1 for affirmative. Now moving ahead, we'll see the rule 2. The rule 2 which comes for negative. Negative में आपको जो भी रूल आप प्रयोग कर रहे थे सब्जेक्ट की बात विल सेल, बस अब यहां पे नॉट कर लेना है. मेन वर्ब की बात ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट विल सेल नॉट और बी एड ऑन होगा, फिर होगी प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट की जरूरत. मीन्स यहां पे आपने विल सेल के बाद नॉट किया, यहां पर भी विल सेल नॉट ऑलरेडी है, बस बी को एड ऑन किया नॉट के साथ, नॉट के बाद. दिस इज द फॉर्मूले फॉर negative sentences in future indefinite tense. Okay, let us see some examples. Examples: you will not purchase this plot. Mr. Chief Minister will not allow riots in UP. So such type of sentences are there. You can see, you will not purchase this plot. आप इस भूखंड को, प्लॉट समझते हैं जमीन का टुकड़ा, आप इस भूखंड को नहीं खरीद सकते हैं. दूसरा है मिस्टर सीएम विल नॉट अलाउ राइट्स इन यूपी. हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद की अनुमति नहीं देंगे. तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हैं. अब इनको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है एज पर गिवन रूल्स. सिर्फ आपको नॉट और बी का ध्यान रखना है. इस हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा, यू विल नॉट परचेज दिस प्लॉट. तो इस वाक्य का हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, तो दिस प्लॉट. ओके, इसको हम यहां लेके आएंगे. ठीक, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे लेके आएंगे हम, तो होगा दिस प्लॉट विल नॉट बी परचेज. हमारी वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म आपको परचेज्ड. ओके, बाय यू. देखिए आपने क्या करना है, दिस प्लॉट और यू को आपने स्टेप 1 में इनकी लोकेशन को चेंज किया या यू के आपस में एक्सचेंज कर दिया. ठीक है. दूसरे नंबर पे विल नॉट बी को आपने बतौर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया है. तीसरे नंबर पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है. ये 1 स्टेप हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ. चौथे नंबर पे आपने प्रेज का प्रयोग किया, बोले तो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, उपयुक्त प्रीपोजिशन. ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट. मिस्टर सीएम विल नॉट अलाउ राइट्स इन यूपी. मिस्टर सीएम विल नॉट अलाउ राइट्स इन यूपी. इसका जवाब कैसे देंगे आप, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो राइट्स इसे हम पहले लिखेंगे विल नॉट बी, फिर आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. राइट्स विल नॉट बी अलाउड
ये अलाउ नहीं किया जाएगा दंगा फसाद। कहां पर? इन यूपी। इसके द्वारा तो बाई द सीएम। ओके, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको अगर होता है तो आप बेहिचक सवाल कर सकते हैं। पीछे जाके आप टेंस को, जो हमारी स्लाइड्स पीछे की है, जो भी वीडियोस हैं, उनको आप थियरी क्लासेस के जाके देखेंगे। और अगर टेंस को थारोली आपने उनके 12 पार्ट्स का अध्ययन कर लिया है, उन पर अभ्यास भी किया है, तो यकीन मानिए आपको इसे ट्रांसलेट करने में, इस चैप्टर को सॉल्व करने में कोई दिक्कत विशेष नहीं आनी है। ओके, बाकी सब कुछ आपके मेमोरी पावर पे, आपके डेडिकेशन पे, आपके डिवोशन पे निर्भर करता है। जितना अधिक आप अपने आप को बाहरी दुनिया से कट करके अपनी स्टडी पर फोकस करते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं, जो आपके टीचर्स whosoever are your teachers, whatever the subjects they are teaching you, you are to follow all their instructions. If you are following them, you must believe that it will be resulted as your success. Expected success will be there. Okay, it may take some time, but have patience and keep on practicing. Be regular, be punctual, and see the result. Nothing is impossible, isn't it? आपका जो विचार है वो सबसे सॉलिड वस्तु है इस ब्रह्मांड की। आपको करना क्या है कि आपने विचार बनाया है कि आपको सीटेट या फिर कोई अदर एग्जाम क्रैक करना है, तो फिर आप उसके निमित्त जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जरूरी, जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, उनको कंटेंट को कवर अप करें फुल डेडिकेशन के साथ, फुल डिवोशन के साथ। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम के लिए उस निराकार को थैंक करें जो भी देता है। आइए इसी क्रम में आप रूल 2 के बाद प्रैक्टिस करते चलेंगे रूल 3। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी, चाहे वो टेंस की बात हो या वॉइस की बात हो, ध्यान रखना है हम वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसको। ओके ना, और उसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम अलग से मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक, तो जब भी चाहे टेंस हो या वॉइस हो, बात इंट्रोगेटिव की आए, आपके जहन में सारी पिक्चर्स क्लियर बन जानी चाहिए। लाइक कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनसे रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या रूल अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल टुडे वी हैव टू सी, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। फ्यूचर इंडेफिनिट मींस कि विल और शैल से शुरू होने वाले वाक्यों को आप यहाँ पे लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं, मेन वर्ब, और देन ऑब्जेक्ट। ओके, कैन यू काउंट step 1, the step 2, the step 3, the step 4? Means these sentences will belong on the count of 4 steps. Okay, now अब हम इसके पैसिव वॉइस के रूल्स को देखेंगे। नाउ हम इनके पैसिव वॉइस के रूल्स को देखेंगे, ये कैसे काम करते हैं। तो यदि कोई वाक्य इस पैटर्न का है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल लेके पहले तो हम जस्ट अ मिनट, इसको हम रूल को एग्जांपल यहां नीचे लिखते हैं। अगर हम लिखें कि शैल बी विजिट द क्लास नेक्स्ट मंथ,
shall we visit the class next month, या फिर हो will you reply me, will you reply me, very simple sentences there. Then now how to translate these sentences in passive voice. तो अगर कोई इस प्रकार का वाक्य है, इस पैटर्न का है, इस फार्मूले का है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमें पैसिव में फार्मूला मिलेगा वो विल सेल के बाद हमारा ऑब्जेक्ट और यहां पे बी, ये याद रखेंगे, देन प्रीपोजिशन और फाइनली सब्जेक्ट। ओके, तो विल सेल, ऑब्जेक्ट, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन एंड फाइनली सब्जेक्ट। इस पैटर्न पे हम उनको कसते हैं। कैसे? शैल वी विजिट द ताज नेक्स्ट मंथ, क्या हम अगले महीने ताज विजिट करने वाले हैं, ताज भ्रमण करने वाले हैं, यानी आगरा जाने वाले हैं। तो अब देखेंगे द ताज को हम यहां लाएंगे तो फिर हमें वर्ब विल का प्रयोग करना होगा, क्योंकि सेल तो बी के लिए आई थी, ठीक है ना। तो विल द ताज, ये ताज के पहले द किस नियम से लग रहे हैं? बिकॉज इट इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ओके, ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग किया करते हैं। ये आर्टिकल द से संबंधित दर्जनों नियमों में से एक प्रमुख नियम होता है। ओके, तो विल द ताज, अब इसके बाद हमको बी डाउन करना है। फिर थर्ड फॉर्म विजिट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? विजिटेड। ओके, विल द ताज बी विजिटेड, कब विजिट किया जाना है? एज पर द सेंटेंस नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ किसके द्वारा विजिट किया जाएगा? तो हमारे द्वारा, बाई अस। ओके, क्वेश्चन मार्क, never forget to apply question mark in the last of the sentence while we are talking about interrogative. Okay, now second sentence is there, will you reply me, क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? will you reply me? Okay, then me, if me is an object and it comes here, तो क्या हो जाना चाहिए? shall। जैसा कि आप जानते हैं, बार बार बताया गया कि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर वी होता है, और इन दोनों के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं। ओके, तो शैल आई, इसके बाद बी, और देन कम्स रिप्लाइड, ओके, बाय यू, by you. So this is about interrogative sentence of future indefinite tense. कोई कंफ्यूजन आपको? आई डोंट थिंक कि कंफ्यूजन का कोई भी अंश मात्र हम छोड़ते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप और इजी गोइंग में आपको फैक्ट्स को क्लियर करते हुए, आपके ब्रोकन कॉन्सेप्ट्स को, आपके फॉरगॉटन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कराते हुए चल रहे हैं या चलने का प्रयास करते हैं, ताकि चाहे जब कभी भी आपने पढ़ा हो, इन केस इफ यू हैव रेड, यदि नहीं भी पढ़ा है, और इन केस इफ यू हैव फॉरगॉटन, इन दैट पर्टिकुलर केस, तब भी व्हेन यू हैव ज्वाइंड दिस प्लेटफॉर्म, दिस रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म, आप इस रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म पर जब आ चुके हैं, तो यहां से आपकी फाउंडेशन, आपका वॉल एंड देन आपका रूफ तैयार हो जाए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी आप भविष्य में एम करते हैं किसी भी परीक्षा को डील करने का,
तो वो आसानी से आप सॉल्व कर सके। इंग्लिश उसमें कभी आपके मार्ग में रोड़ा नहीं बने। There won't be any kind of hurdle because of English after taking regular classes, okay, of basics and practicing every day. Before your exam, you will be given so many classes of practice. Okay, so get ready for that also. Let us prepare. Let us move ahead. And the fourth rule will be rule fourth comes for interrogative negative. Rule comes fourth comes for interrogative negative. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हम दोनों को यहाँ स्पष्ट आपके सामने रख दें। ये कैसे होंगे? इनका विल सेल से शुरू होती है, देन कम्स सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, फाइनली followed by question mark. In passive voice, will cell will be the same. Subject will be replaced by object, as you know, and then not. Then not. Then be. Then third form preposition, and finally comes subject followed by interrogative mark. Okay. So once again, you should go through the rules. एक बार फिर आप नियमों को मेमोराइज करें अपने मन में। विल से जो बेसिक सहायक क्रिया होती है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर नॉट आया नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम पैसिव की बात करते हैं तो विल सेल को सेम इसे टच नहीं करते, इसका लोकेशन पोजीशन सेम रहेगा। सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट जो वॉइस में चेंज का पहला ही रूल होता है। दूसरे नंबर पे नॉट का प्रयोग करते हैं। देन कम्स बी, ये एडिशनल, जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट के बाद बी लाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन सब्जेक्ट। ओके, अब इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल 1, विल विराट not score a century today, या फिर वो sell अनुष्का not visit USA, like this. Such type of examples are there, and now we will try to convert it into passive voice as per the given rule. Always keep this rule, one liner rule, in your mind. इस नियम के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो पहला वाक्य है विल विराट नॉट स्कोर ए सेंचुरी टुडे, क्या विराट आज शतक नहीं बनाएंगे? क्या विराट आज शतक नहीं बनाएंगे? तो ध्यान रखेंगे हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है अ सेंचुरी, ठीक है। इसको विल से फॉलो किया जाएगा, विल अ सेंचुरी, ओके। फिर नॉट के बाद बी आना लाजमी है, नॉट बी, ओके। और स्कोर का थर्ड फॉर्म स्कोर्ड हो जाएगा टुडे, इसके द्वारा तो बाई
Virat. Is that clear? Will a century not be scored today by Virat? क्या आज विराट के द्वारा एक शतक नहीं बनाया जाएगा? ऐसे फॉर्मेट में हम कुछ इस तरह से भावार्थ सेम रखते हुए सब शब्दों का स्थान परिवर्तन कर देते हैं। और कमाल की बात यह है इसमें कि शब्द बदल जाते हैं, कुछ शब्द बढ़ जाते हैं, फिर भी अर्थ उतना ही रहता है। बिल्कुल रत्ती भर भी जिसे कहते हैं वो अर्थ में परिवर्तन या भाव में परिवर्तन नहीं होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्रामर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्याकरण। ओके, लेट अस सी। विल बी नॉट, दूसरा है सेल अनुष्का नॉट विजिट यूएस। क्या अनुष्का यूएस नहीं जाएगी? क्या अनुष्का यूएस नहीं जाएगी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हमारी वाक्य का पैसिव ऑब्जेक्ट क्या है? यूएसए। तो विल यूएसए नॉट बी विजिटेड, not be visited by Anushka. Okay, will USA not be visited by Anushka? This is, in this way you can translate any of the sentences given in active format and that you can convert it into passive format easily by using these rules. I think अब इसमें इस टॉपिक में यानी कि वॉइस के यहाँ तक के टॉपिक में आपको कोई इशू नहीं दिख रहा होगा। इसके सवाल जब भी अब आएंगे आगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि पीछे की वीडियोस में इसका भी बेस, मतलब यहाँ पर एक तरह का नेटवर्क या कनेक्शन होता है, यानी एक चैप्टर दूसरे से इंटरकनेक्टेड कह सकते हैं। जैसे इंटरनेट होता है उसी तरह यहाँ पर भी कुछ इंटरनेट का सा फंक्शन देखने को मिलता है। कैसे? यदि आप वॉइस में पारंगत होना चाहते हैं तो आपको टाइम एंड टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियरली क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। यदि आप टाइम एंड टेंस को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको सेंटेंस अवश्य रूप से जानना होगा। यदि आप वो नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए इश्यू हो सकता है। ओके, यदि आप नैरेशन में पारंगत होना चाहते हैं तो आपको टेंस और वॉइस पहले से क्लियर होना रखना होगा। यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन में अच्छा करना चाहते हैं फिर आपको टेंस, वॉइस, नैरेशन इन तीनों का ज्ञान पूरी तरह से रखना हो। यानी इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक स्टेप के बाद ही दूसरा और इंटरलिंक्ड है। ओके, तो अब तक जो आपने पढ़ा इसका विधिवत स्पष्ट नोट्स भी हमने दिया है। हर एक पेज का, हर एक टॉपिक का रूल आप इसे सेव भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी आपके काम आ सके। इसे एक बार दोहरा लेंगे। इसका बेस पीछे की वीडियोस में आपको मिलेगा 10th चैप्टर में। उसके बाद आप उसके पीछे जाएंगे तो आपका और भी अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप आर्टिकल देखेंगे, मॉडल वर्ब्स का प्रयोग देखेंगे। जब आप उनसे भी पहले जाएंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस का कॉन्सेप्ट, यानी कि हमारा फाउंडेशन वहां से शुरू होता है। हमने एक एक कर सभी वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप सभी बेसिक लेसन्स को डिटेल किया है नोट्स के साथ। ओके, चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर पहले से पढ़े हुए हैं, बीच में आपने छोड़ दिया है, आप एक बार अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर सकते हैं इन वीडियोस के थ्रू। ओके, और इनकी मदद से आगे आने वाले जो भी आपके टॉपिक्स होंगे, जो भी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग और राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, एडवांस इंग्लिश होगा, जो क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलने वाले हैं उनकी समझ बेहतर करने में बहुत आसानी होगी। आप यूं समझ लें कि
60 से 75% के बीच की पढ़ाई आपकी यहाँ पूरी हो गई और इसके बाद जो शेष होगा वो अगले प्रैक्टिस सेट में आपको मिलने वाला है। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ इस वीडियो में कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं